हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 10 ध्वनि में दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 10 ध्वनि, और इसमें यहाँ पर दी गई है गतिविधि 1। इसमें पूछा है कि 2-3 मिनट के लिए चुपचाप आंखें बंद कर बैठ जाओ और आसपास से उत्पन्न ध्वनियाँ सुनो। प्रश्न 1 है कि तुम्हें कौन कौन सी ध्वनियाँ सुनाई दी। तो जैसे कि मंदिर व स्कूल की घंटी, कार का हॉर्न, सब्जी वाले की आवाज़। तो इस तरह से भी आपको जो भी ध्वनियाँ सुनाई देती है आपको वो यहाँ पर बच्चों लिखनी है। ब क्वेश्चन में है कि इनके अलावा भी बहुत सी ध्वनियाँ तुम्हारे आसपास सुनाई देती है, उन सब की सूची बनाओ। तो उन सब में एक तो यहाँ पर आ जाती है पक्षी की चहचहाट, एक है जैसे डीजे बजना, रेलगाड़ी की आवाज़, पैरों के चलने की आवाज़ आदि। अब यहाँ गतिविधि दी गई है 2 कि स्कूल के घंटे को रस्सी से किसी ऐसी जगह लटकाओ जहाँ वह किसी दूसरी चीज़ से न टकराए। घंटे को हथौड़े से बजाओ। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या घंटे की आवाज़ बजाने के एकदम बाद बंद हो गई? नहीं, तो एकदम से बंद नहीं होती है। अब ब क्वेश्चन है कि जब घंटे से आवाज़ आ रही हो तो उसे धीरे से उंगली से छुओ, तुम्हें कैसा महसूस हुआ? तो उसको जब हम छुएंगे तो उसमें से कंपन महसूस होगी। यहाँ पर देखिए, ये घंटे की आवाज़, यहाँ घंटा दिया गया है और ये यहाँ पर जो है हथौड़ा है, ये इससे चोट मारी जा रही है ना। तो इसकी जब आवाज़ आती है तो और जब वो बंद होती है आवाज़ तो एकदम से बंद नहीं होती है, जब हम उसको छू कर देखते हैं तो कंपन हमें लगती है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घंटे को दोबारा बजाओ और उसे कसकर पकड़ लो। क्या घंटे को पकड़ने के बाद भी तुम्हें पहले जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्यों? तो यहाँ देखो, जैसे चित्र में दिखाया गया है, इस घंटे को दोनों साइड से कसकर पकड़ा गया है। तो अब ये कह रहा है कि घंटे को बजाओ और उसके बाद कसकर पकड़ लो। पकड़ के फिर आपको देखना है कि आपको कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। जो पहले जैसी सुनाई दे रही है? नहीं, क्योंकि छूने से कंपन बंद हो जाती। जब हम इसको एकदम से छुएंगे फिर कंपन जो है वो बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे है गतिविधि 3, और इसमें है कि एक थाली लो, उसमें पानी भरो, इसे 1 चम्मच से बजाओ। तो यहाँ देखो, एक थाली ले रखी है, उसमें पानी भर रखा है और यहाँ ये चम्मच से बजा रहा है। तो इसमें कि पानी की सतह पर तुमने क्या देखा? जब इसको बजाया चम्मच से तो हमें इसमें जल तरंगे जो है वो नज़र आई। फिर इसने कहा है आगे कि सोचकर बताओ ऐसा क्यों होता है? वो चम्मच के कंपनों के कारण होता है। अब थाली को बजाकर पकड़ लो जिससे ध्वनि बंद हो जाए। तो यहाँ पर देखो, थाली को इसने बजाया है, बजाने के बाद जो है अपने दोनों हाथों से इसने इसे पकड़ लिया है। और अब ये कहता है कि ऐसा करने से पानी की सतह पर क्या असर हुआ? तो छूने पर कंपन मंद पड़कर बंद हो जाती है, तो ध्वनि भी बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोचकर बताओ कि ध्वनि उत्पन्न होने के लिए थाली में किस क्रिया का होना आवश्यक है? तो उसके लिए कंपन का होना आवश्यक है। अपने आसपास कोई 3 ऐसे उदाहरण दो जिसमें वस्तु में होने वाले कंपनों को देखा जा सकता है। तो इसमें एक तो आ जाता है सितार का तार, एक है ढोलक की झीली और स्कूल की घंटी आदि। नेक्स्ट में गतिविधि 4 आ जाती है। यहाँ नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ। तो यहाँ पर देखिए, एक चित्र तो ये दिया गया है और एक दूसरा चित्र ये दिया गया है। दोनों चित्रों को ध्यान से आपको देखना है। अब इसमें क्या है, इसने क्वेश्चन पूछा है कि दोनों परिस्थितियों में किस में घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये जो चित्र नंबर 2 है इसमें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, चित्र 1 में नहीं सुनाई देगी। अब इसने कहा है कि इस आधार पर तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? इसमें निष्कर्ष क्योंकि इसमें ये निकला कि क्योंकि चित्र 1 में निर्वात है और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसको संचरण के लिए माध्यम चाहिए।
अब आगे यहाँ पर इसने कहा है कि 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। आवर्ती के लिए बताया गया कि आवर्ती क्या होती है कि 1 सेकंड में जितनी भी कंपन होती है उनकी संख्या है, उसको आवर्ती बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है ये कि तुम्हें क्या लगता है कि ध्वनि संचरण की गति ठोस, द्रव या गैस माध्यम में से किस में सबसे अधिक होगी? तो इसमें जो है सबसे अधिक ठोस में होगी, फिर उसे कम द्रव में होगी और सबसे कम जो है वो गैस में होगी। यानी कि सबसे कम गैस में, गैस से ज़्यादा द्रव में और द्रव से ज़्यादा ठोस में ध्वनि होती है। आगे है कि ये ध्वनि किस माध्यम से कम होगी? तो ये ध्वनि जो है वो गैस के माध्यम से कम होगी। जैसे ठोस में है, ठोस से कम द्रव में है, द्रव से कम यानी कि सबसे कम गैस में है। अब यहाँ आगे इसने कहा है पता करो कि ट्रेन के बहुत दूर होने पर भी ट्रेन की पटरी पर कान लगाया जाता है तो हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि ठोस में सबसे तेज संचरण करती है तो पटरी में पता चलता है। नेक्स्ट है कि चमगादड़ के सामने कोई अवरोध आ जाए तो इसका पता उसे कैसे चलता है? इसे प्रासर्व्य तरंगों के प्रयोग से पता चल जाता है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि एसटीडी पीसीओ की दुकान पर टेलीफोन करने के लिए कांच का केबिन क्यों बना होता है? ताकि बाहर से कोई ध्वनि हमारे कानों में ना पहुंचे। नीचे कुछ ध्वनियाँ दी गई है, इन्हें तारत्व के आधार पर छांटकर सारणी में लिखो। तो इसमें जैसे ढोल की आवाज़ है, सीटी की आवाज़, पुरुषों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, मच्छरों की भिनभिनाहट, बच्चों की आवाज़ और ढोलक की आवाज़। तो इन्हें अलग अलग ध्वनियों को हमें छांटना है और लिखना है। तो एक साइड में तो यहाँ दे रखी है उच्च यानी कि अधिक तारत्व की ध्वनियाँ, यानी जो पतली और तीखी होती है, और दूसरी साइड है निम्न और कम तारत्व की ध्वनियाँ जो मोटी अथवा भारी होती है। तो जो पतली तीखी होती है उसमें है सीटी की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, और जो मोटी होती है ढोल की आवाज़ और पुरुषों की आवाज़। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मच्छरों की भिनभिनाहट जो है वो तीखी आवाज़ में आ जाती है और बच्चों की आवाज़ भी, और जो मोटी आवाज़ में है वो ढोलक की आवाज़ है। आगे यहाँ पर है ब क्वेश्चन की सही व गलत को छांटो तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखो। तो जो गलत है उनको ठीक करके हमें लिखना है। जैसे यहाँ है पतली यानी उच्च तारत्व वाली ध्वनि का आयाम अधिक होता है, तो ये गलत है। उच्च ध्वनि का आयाम कम होता है, ऐसे लिखना है आपको। दूसरा है मोटी यानी निम्न तारत्व वाली ध्वनि का आयाम कम होता है, तो ये यहाँ पर भी गलत है, क्रॉस कर देंगे। और यहाँ कम की जगह जो है वो अधिक आ जाएगा, और यहाँ पर आपको ये पूरी लाइन सेम एज इट इज़ लिखनी है, कम की जगह अधिक लिख देना है। अब आगे है तारत्व कंपन गति पर आधारित है, तो ये बिल्कुल सही है, इसे टिक किया गया है। आवर्तकाल अधिक हो तो आयाम अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसे टिक कर दिया गया है और दोबारा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि अपने विद्यालय या घर के खाली कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो। फिर किसी ऐसे कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो जो सामान से भरा हो। तो जब हम खाली कमरे में आवाज़ गूंजती है तो क्यों गूंजती है? जब हम खाली कमरे में बोलेंगे तो आवाज़ गूंजती है, क्यों? क्योंकि सामान ध्वनि को अवशोषित कर लेता है। खाली कमरे में ध्वनि दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। ब क्वेश्चन में है कोई ऐसे उदाहरण बताओ, कोई 2 ऐसे उदाहरण बताओ जो तुम्हें अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है। तो इसमें पहला तो है भवन से कुछ दूरी पर खड़े होकर आवाज़ लगाने से, और दूसरा है कुएं में आवाज़ लगाने से। जब हम कुएं में आवाज़ लगाते तो हमें अपनी आवाज़ ही खुद को सुनाई देती है। अब यहाँ आगे कि आसमान में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है। अब आगे यहाँ पर आ जाता है 11वां क्वेश्चन कि निम्न कथनों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। इसमें है कंपन करती हुई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आवर्ती कहते हैं। तो यहाँ पर ये गलत है, क्रॉस कर दिया गया है, उसे आवर्ती नहीं बच्चों, उसे आयाम कहते हैं, ऐसे आएगा ये। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि एक दोलन पूरा करने के लिए लिए गए
समय को आयाम कहते हैं, तो उसको आयाम नहीं, उसको आवर्ती काल कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह क्रॉस आ जाएगा, ये आवर्ती काल इसकी जगह आ जाएगा। आगे है यहाँ कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्त काल कहते हैं। ये भी गलत है, इसे क्रॉस करेंगे, उसे आवर्ती काल नहीं, उसे आवृत्ति बोलते हैं। आवर्त काल की बजाय आवृत्ति आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे है यहाँ कि कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होती है तारत्व उतना ही कम होता है। ये बिल्कुल सही है, इसे टिक किया गया है। नेक्स्ट है कि ध्वनि के संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी गलत है। इसमें आएगा कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं आएगा इसमें। ठीक, आगे है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, और इसमें है कि नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। डैश कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती, तो यहाँ ध्वनि आएगा। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा है मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता की आवृत्तियों का प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। यहाँ पर जो ये वाला है ये आ जाएगा इसके अंदर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है कि कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है, तो इसमें से आयाम आएगा और इन दोनों में से प्रबलता आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आगे कि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, तो इसमें जो हर्ट्ज है ये वाला ये जो है आ जाएगा। अब आगे है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन कि चित्र में दिए गए वाद्य यंत्रों को देखो। वाद्य यंत्र दे रखे हैं, इन सभी में एक बड़ा खाली बक्सा क्यों है? तो यहाँ पर देखो ये वाद्य यंत्र कुछ दे रखे हैं, ढोलक है, सितार है, हारमोनियम है, तबला है। तो इसके जो हमने इनके नाम लिख दिए हैं, सितार है, वीणा है, तबला है, हारमोनियम आदि हैं। अब इसने यहाँ कहा है कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ऊपर दिए गए वाद्य यंत्रों को ध्यान से देखकर बताइए कि इन वस्तुओं में किसके कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें एक तो है वीणा, वीणा में तनित डोरी है, तबला है, तबला में तनित झिल्ली है, ढोलक में तनित झिल्ली है और हारमोनियम में तार हैं, इससे ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अब यहाँ पर आ जाती है गतिविधि 5, और इसमें यहाँ चित्र 1 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है चित्र 2, और इसने साथ ही इसमें देखिए एक बार नीचे क्या कहा है कि एक प्लास्टिक का बड़ा स्केल लो, चित्र 1 के अनुसार उसका एक सिरा अपने हाथ से दबा कर रखो और दूसरे सिरे पर उंगली द्वारा कंपन उत्पन्न करो। तो यहाँ देखो मेज़ ले रखी है और यहाँ एक प्लास्टिक का स्केल लिया गया है। जो ये स्केल आपको नज़र आ रहा है प्लास्टिक का स्केल है और इसका एक सिरा हाथ से दबा रखा है, देखो इसने, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हाथ से एक सिरा तो दबा लिया और दूसरे सिरे से जो है वो उंगली द्वारा कंपन उत्पन्न कर रहे हैं। इसी तरह से अब इसने दूसरा जो है चित्र लिया है, दूसरे चित्र में देखिए कि स्केल का ज़्यादा हिस्सा अपने हाथ में इसने दबा लिया है, यहाँ पर स्केल का ज़्यादा हिस्सा दबा रखा है। और यहाँ पर ये आगे पढ़ते हैं, देखिए इसने कहा है कि अब चित्र 2 के अनुसार स्केल का ज़्यादा हिस्सा अपने हाथ से दबा दो और स्केल की लंबाई को कम कर दो। अब इसके दूसरे सिरे पर पुनः उंगली द्वारा कंपन उत्पन्न करो। जब हम इसको दोबारा से यहाँ पर देखिए इसने ये ज़्यादा हिस्सा दबा लिया है, बाहर कम रखा है इस चित्र में। तो अब इसने कहा कि तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? तो इसमें कि लंबाई के साथ कंपन का आयाम बढ़ता व घटने के साथ कंपन का आयाम भी घटता है व आवृत्ति बढ़ती है। यानी इसके कहने का मतलब है बच्चों कि जब ये वाला पहले चित्र है इसने इस तरह से दबा रखा है, थोड़ा सा हिस्सा एक हाथ से दबाया है और उंगली की तरफ यहाँ पर ज़्यादा हिस्सा है, तो कंपन ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसमें इसने जो है पूरे स्केल को दबा लिया है और बाहर जो हिस्सा निकाला है इसने थोड़ा सा हिस्सा है, तो इसमें कंपन कम होती है। अब आगे यहाँ पर एक और चित्र दिया गया है, यहाँ देखिए ये जो चित्र दिया गया है इसमें ध्वनि पर ही है ये चित्र भी, यहाँ से ध्वनियाँ निकल रही हैं, लाउड स्पीकर हैं इस तरह से। तो ये
यहाँ पर अब हमें इसके क्वेश्चन दिए गए हैं कि दिए गए चित्र में किस तरह के प्रदूषण की बात की गई है। ध्वनि प्रदूषण की बात की गई है। इस प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें लाउड स्पीकर हो सकता है, कार का हॉर्न है, तेज़ आवाज़ में गाने सुनना, डीजे बजाना, कारखानों में मशीनों की आवाज़। इसकी वजह से हमें किस तरह की परेशानियां हो सकती है। इससे हमारे सर में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, अनिद्रा हो सकती है। अब आगे यहाँ पर है कि इससे बचने के लिए कुछ सुझाव। तो इसमें वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग करें। दूसरा है सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर। तीसरा है उद्योग व कारखानों को गांव शहर से दूर स्थापित करके। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ आज यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।